हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और क्वेश्चंस शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो रह गया था सिर्फ छंद, जिसके बारे में आपको बता दिया जाएगा कि छंद से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाकी आज की वीडियो हम टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे आपके टैट के लिए। आपको अंदाज़ा लग जाएगा आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। टॉपिक रहता था हमारा वो है लास्ट छंद। इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा बहुत तो मैंने आपको बता लिया, बट वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस जो है उनके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले छंद की परिभाषा जान लेते हैं कि आखिर छंद होते क्या है। हिंदी साहित्य के अनुसार अक्षरों की संख्या, गणना, मात्रा, यति और गति से संबंधित किसी विषय पर रचना को छंद कहा जाता है। जो आपके पास हिंदी में जो मतलब आपके अक्षर होते हैं, उनकी जो संख्या होगी, उनकी कितनी मात्रा है, उनसे संबंधित कोई भी विषय पर रचना की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ये आपसे पूछा जाता है। अक्षर और अक्षरों की संख्या या गणना को क्या कहा जाता है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसकी डेफिनेशन जानना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो छंदों के प्रकार आपसे पूछा जाता है कि आखिर छंद के कितने प्रकार होते हैं। तो छंद जो हमारे पास छंद है उसके 3 प्रकार होते हैं। अगर आपसे कभी पूछा है कि छंद के कितने प्रकार है या कितने भेद है, वो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद हो गया, एक वार्णिक छंद हो गया, एक मुक्त छंद हो गया। जो आपका मुक्त छंद होता है उसमें कोई भी छंद नहीं होता। इसमें जो ज़्यादातर काम किया गया था वो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया हुआ है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा। और जो आपके मात्रिक छंद होते हैं उसके भी जो सब 3 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मात्रिक छंद है उसके कितने भेद होते हैं, वो आपके 3 भेद होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाता है यहाँ से, छंद कितने प्रकार के होते हैं और जो मात्रिक छंद है उसके कितने भेद हैं। बाकी यहाँ से ना आपके पास एक मतलब लिख के आ जाता है वाक्य, उसमें पूछा जाता है कि आपके पास क्या है, ये चौपाई वगैरह क्या है। मतलब ज़्यादातर आपके पास जो चौपाई है ना उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता है चौपाई वगैरह में आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से होता है। बाकी अगर आपको नहीं पता है तो आपको अभी एंड तक पता चल जाएगा। बाकी जो इसके सब भेद है इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे थे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हमारे को नहीं जाना है। नेक्स्ट और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ से छंद से, तो ये आपके पास होता है कि चौपाई के 4 चरणों में कितनी मात्राएं पाई जाती है। तो हमारे पास 16 मात्राएं होती है, ये आपने याद रखना होता है, ठीक है। चौपाई में आपके पास 16 मात्राएं होती है। फिर नेक्स्ट बात करें तो रोला, रोला के 4 चरणों में कितनी मात्रा पाई जाती है? आपके पास 24 मात्राएं होती है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसको भी याद रखना आपने। जो रोला है उसमें आपके पास 24 मात्राएं होती है। नेक्स्ट बात करें तो गीतिका, गीतिका से आपसे पूछा जाएगा अगर गीतिका के 4 चरणों में कितनी मात्राएं होती है, तो आपके पास 26 मात्राएं होती है। अगर आपसे पूछा है कि हर गीतिका के 4 चरणों में कितनी मात्राएं पाई जाती है, तो आपके पास 28 मात्राएं होती है। तो जो ये आपके पास मात्रा है ना, इनको आपने याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और अगर आपको कभी भी मतलब जैसे कि आपके हनुमान चालीसा वगैरह इस तरीके का कुछ भी दिखाए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो ये सारी आपकी चौपाई अंदर आती है और ज़्यादातर क्वेश्चन ही आपके चौपाई से पूछे जाते हैं। ये आपके पास यहाँ पे 3 टॉपिक बचे थे जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ये मैंने कहा था आपको कि आपको एक मेगा प्रैक्टिस सेट में करा दिया जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं आपके एचपी टैट में। और इन क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़ोगे तो मतलब आपका जो टैट है ना वो ईजिली निकल जाएगा। जितने भी आपको अभी तक मैंने मेगा प्रैक्टिस सेट कराए हैं हिंदी के 1 शॉट कराए हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप उतना भी पढ़ लोगे तो आपका जो टैट है ना वो बहुत इजीली निकल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, हिंदी की लिपि कौन सी है? ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि जो हिंदी की लिपि है वो कौन सी है। तो आपको पता है सभी को वैसे तो, जो आपकी हिंदी की लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि में आपके पास मराठी भी लिखी जाती है, ब्रज भाषा भी लिखी जाती है, और साथ ही साथ जो नेपाली है वो भी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है आपका कि आखिर जो देवनागरी लिपि है उसमें कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो गुरुमुखी की बात करें तो इसमें आपके पंजाबी लिखी जाती है, और रोमन में आपके पास इंग्लिश लिखा जाता है, मतलब अंग्रेज़ी। जो अंग्रेज़ी भाषा है वो आपकी रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो लिपियों वाला जो टॉपिक था वो यहाँ देखो आपका एक साथ कवर हो गया। इसीलिए जो मेगा प्रैक्टिस सेट होता है इसका यही फ़ायदा होता है कि इसमें जो टॉपिक्स वगैरह है वो सारे कवर हो जाते हैं, और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा से क्वेश्चन पूछते जाता है। यहाँ पूछे गए आपके पास, प्रत्येक भाषा अपने आप में पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है, विकल्प चुने।
तो आपको पता है जो प्रतीक भाषा है वो क्या है, अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है। तो यहाँ पे क्या है, सही। ये जो वाक्य कहा गया ये हमारे पास बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन है आपका, देवनागरी में लिखित खड़ी बोली हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो ये हमारा 1950 को दिया गया था, इसको भी आपने याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देवनागरिक जो लिपि है यहाँ से तो बहुत बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए रूपांतर की दृष्टि से जो हिंदी संज्ञाओं के रूप कितने होते हैं आखिर? तो रूपांतर की दृष्टि से जो हमारे हिंदी संज्ञाओं के 4 भेद होते हैं या 4 रूप होते हैं, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे है हमारे पास हिंदी अवयव के वर्ग है। तो जब भी आपसे हिंदी में अवयव के वर्ग पूछे जाए, उसके प्रकार पूछे जाए, उसके भेद पूछे जाए तो वो 4 होते हैं। आपको जो एग्जामिनर होगा वो सिर्फ घुमाने की कोशिश करेगा, कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जो आपके अव्यय के 4 भेद होते हैं, चाहे आप उनको वर्ग बोल दो या प्रकार बोल दो, वो ना आपके अविकारी शब्द होते हैं, क्योंकि विकारी शब्द और अविकारी शब्द से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आपके हो गए क्रिया विशेषण वगैरह, जो भी आपके इसके जो 4 भेद है वो आपके अविकारी शब्द होते हैं, उसको भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि मानक हिंदी में वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं? तो जो आपके वाक्यों के प्रकार है वो आपको पता है 3 होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य, एक मिश्र वाक्य। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन एग्जामिनर जो आपको डालेगा वो थोड़ा घुमाने की कोशिश करेगा, आपको भटकाने की कोशिश करेगा, पर आपको द्ध्यान में रखना होगा कि आपके लॉजिक वाक्यों के बारे में बात की गई तो आपको पता है वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अवयव के वर्ग पूछे गए तो कई बार कोई कन्फ्यूज होता है कि आखिर ये वर्ग है क्या? तो पता है जब अवयव के बारे में पूछा गया उसका वर्ग का मतलब हो गया या तो प्रकार है या भेद है, तो वो आपके 4 होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आपने ध्यान में रखना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखो आपका लिपि से आया हुआ है। लिपि वाला जो टॉपिक है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए आपसे, पहली बार देवनागरी लिपि के टेली प्रिंटर का प्रयोग किया गया। तो इन प्रिंटर का जो हमारा प्रयोग किया गया था सबसे पहले वो किया गया था 1954। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान में रखना है क्योंकि आपको ये बहुत बार पूछा जाता है और ये जो डेट वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं इनको ना आपने ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट बात करें तो भाषा के कौशल होता है, ये तो आप सभी को पता है क्योंकि आपने जब आपने डीएलएड किया तो उसमें आपको ये चीज़ बहुत चीज़ से कराई होगी आपको, चाहे बीएड की होगी, कि आखिर कितने कौशल होते हैं भाषा के, कितनी स्किल्स होती है। तो आपके पास 4 होती है। एक होते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइट। तो ये हमारे पास 4 स्किल्स है जिसको कि हम हिंदी में कौशल बोलते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भाषा के कितने कौशल है तो 4 है आपके पास, ठीक है। इंग्लिश में भी आपके पास पूछा जाता है कि जो लैंग्वेज है उसके कितने स्किल्स होते हैं, कितने पिलर्स है, आपके मेन जो है वो 4 है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे पास दिया हुआ है स्पष्ट का अर्थ है, तो इसका होता है स्पर्श किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे सही है। अर्थ के बारे में पूछा जाता है, मुहावरों के बारे में पूछा जाता है। मुहावरे एक तरीके से बहुत ईजी होते हैं क्योंकि आपके पास जो मुहावरे पूछते हैं ना वो बहुत ही आसान पूछते हैं, तो जो भी बच्चा होगा वो आसानी से बता सकता है उनके आंसर, क्योंकि मुहावरे बगैर डेली लाइफ में आप यूज़ भी करते होगे। अगर आप डेली लाइफ में यूज़ भी नहीं करते तब भी आप मुहावरे के अर्थ मतलब ऐसे जो आपने सुने सुने होते हैं ना वो ये जाते हैं आपसे पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका काल से आया है। तो काल वाला टॉपिक भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जो भूतकाल जो बीत गया उसके 6 भेद होते हैं, जो वर्तमान में चल रहा है अभी उसके हमारे पास 5 भेद होते हैं, और जो भविष्य में आएगा उसके हमारे पास 3 भेद होते हैं। इनको आपने नोट डाउन कर लेना क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे काल के रिगार्डिंग भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रस से आया हुआ। रस से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं और अभी हमने टॉपिक किया। देखो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो मैंने आपको कहा था जो श्रृंगार है उसका जो स्थायी भाव है वो हमारे पास रति है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ही बिल्कुल सही है। इसी तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, रस से लेकर हो गए, छंद हो गए, अलंकार, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। भेदों के रिगार्डिंग आता है या तो इनका स्थायी भाव कौन सा है वो पूछा जाता है आपसे। तो अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका कारक, तो जितने भी आपके टॉपिक्स अभी कवर हो रहे हैं तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको करा दिए गए हैं। एक आपका पहले मेगा प्रैक्टिस सेट हुआ, एक आज हुआ। जो पहले वाला मेगा प्रैक्टिस सेट हुआ उसमें तो आपको सारे रूल्स बताए गए थे। उसके बाद जो 1 शॉट्स थे उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए थे, और आज का जो मेगा प्रैक्टिस सेट है इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी करा दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो आपके टॉपिक्स बचे थे वो भी करा दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, के लिए किस कारक का चिन्ह है? जो आपका के लिए है आखिर वो किसके लिए यूज़ किया
जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है, संप्रदान के लिए। के लिए और को लिए आए तो मतलब वो आपका संप्रदान के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? ये ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, आपसे विशेषण पूछा जाता है, ठीक है। तो आलस्य शब्द का जो विशेषण होता है वो होता है आलसी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो ये क्वेश्चन आपका शब्द से आया हुआ है। शब्द में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शब्द के जो आपसे पूछा जाता है कि मुख्य कितने भेद होते हैं, तो शब्द के आपके पास 4 भेद होते हैं। तो शब्द वाले टॉपिक को भी एक बार हम यहाँ पे रिवाइज कर ले, ताकि कि आपको अच्छे से पता चल जाएगा शब्द के बारे में, जो भी मतलब कन्फ्यूज़न वगैरह होगा, कुछ भी होगा, वो आपका क्लियर हो जाए ईज़िली। तो क्वेश्चन में पूछे गए लालटेन शब्द क्या है, ठीक है। तो जो आपके तत्सम शब्द होते हैं वो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं, जो आपके संस्कृत से ज्यों के त्यों ही हिंदी में यूज़ किए जाए, जैसे कि सर्प हो गया, कृष्ण हो गया, इस तरीके के शब्द हमारे तत्सम होते हैं। और तद्भव आपके वो होते हैं जो संस्कृत से ट्रांसलेट करके आप हिंदी में लिख लेते हो, ठीक है। जैसे कि सर्प का सांप लिख लेते हो, कृष्ण का काला लिख लेते हो। तो ये शब्द आपके क्या है, तद्भव शब्द है, जो आपके हिंदी के शब्द होते हैं। देशज शब्द की बात करें तो ये वो वाले शब्द होते हैं जो आप अपनी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे कि केला, बैंगन, भिंडी, आलू, ये सब आपके जो है ये आपके देशज शब्द के अंदर आते हैं। तो विदेशी शब्द होते हैं जो आपके अन्य भाषा से लिए गए हो गए, जैसे कि डॉक्टर हो गया, मास्टर हो गया, लालटेन। तो जिसके यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, जो लालटेन है वो हमारा विदेशी शब्द है। तो अब बात करें अगर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको 1 मेगा प्रैक्टिस सेट कराया होगा, 1 शॉट का सेट कराया, उसमें ये क्वेश्चन मैंने डाला होगा, क्योंकि मेरे को इससे याद है, मैंने आपके क्वेश्चन पहले भी कराया। तो देखो ये क्वेश्चन और भी बहुत बार पूछे गए। तो ये आपके पास है, चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है, तो क्या किया जाता है उनका परिसीमन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समास। समास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आपका समास वाला टॉपिक भी यहाँ पे अभी कवर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे से यहाँ पे पूछा गया वो है कि रात दिन शब्द में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। तो रात दिन जो शब्द है ये हमारा द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आपके पास जाएगी सुबह शाम, ऊपर नीचे और बीच में डैश लगा होगा, तो मतलब ये समझ लेना आपने जो योजक चिन्ह लगा होगा ये आपका द्वंद्व समास के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हुआ है द्विगु समास। तो द्विगु समास में आपने रखना, यहाँ पे आपके पास काउंटिंग से रिलेटेड आता है, ठीक है। त्रिभुज हो गया, त्रिभुवन हो गया, और कि जैसे कि सप्तऋषि हो गया, इस तरीके के आगे आपके पास नवग्रह हो गया, जहाँ पे आपके पास काउंटिंग आगे वो आपके द्विगु समास के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर सी था आपके पास कर्मधारय समास, जिसमें कि कर्म हो, मतलब कि किसी के रंग के बारे में, नील कमल हो गया, महान पुरुष, महान आत्मा, और ये आपका आता है इसमें कर्मधारय समास के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें अव्ययभाव समास, ये आपका वो समास होता है जिसमें पहला पद या पहला अव्यय प्रदान होता है। अव्ययभाव समास से आपसे एक और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें पहला पद या पहला अव्यय प्रदान होता है, तो वो हमारा अव्ययभाव समास होता है। इसके अंदर आगे जैसे कि आपके यथाशक्ति हो गया, पेट भर हो गया, रातों रात हो गए, प्रतिदिन हो गया, ऐसे शब्द आपके अव्ययभाव समास के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये आपको मुहावरे से पूछा गया है, क्योंकि मुहावरे वाले क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। हिंदी की चिंदी निकालने का मुहावरे का अर्थ है, तो इसका मतलब होता है किसी बात की तह तक जाना। अगर आपसे कभी भी इस मुहावरे को पूछा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, किसी की भी तह तक जाना, मतलब गहराई तक जाना, किसी भी चीज़ का पूरा पता करना कि आखिर ये बात है क्या है, ये आपका इसका मतलब होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 80 आपके पास है, आप चाय पिएगे या कॉफ़ी वाक्य है। तो ये आपका संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप चाय पिएगे या फिर कॉफ़ी, ठीक है। तो आपसे वाक्य से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मिश्र वाक्य में आपका मिक्स किया हुआ होता है, और सरल वाक्य आपका बिल्कुल सरल होता है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता दिया हुआ, ठीक है। जब भी आप ऐसे वाक्य पूछे जाए, मतलब क्वेश्चन होगा कि आप फिर ऐसा या लग जाए ना कि आप चाय पिएगे या कॉफ़ी, तो अगर या लग गया ना बीच में, तो आपका ये संयुक्त वाक्य होता है, इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है विलोम शब्द से, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके पास दिया हुआ है ओजस्वी का विलोमार्थी क्या होगा, तो इसका होगा निस्तेज। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे चीर शब्द का अर्थ लिखे, तो चीर शब्द का अर्थ क्या होता है, देर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते जाते हैं। विलोम शब्द तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। ऑलिंग बदलोगे, वचन बदलोगे, इससे भी कई बार पूछ देते हैं बीच में, अगर कभी इनका मन करे, वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन आ जाने कितनी बार आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये आपसे पूछा गया है, सरोज समृद्धि किस कवि की रचना है। तो ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। जब भी आपसे सरोज समृद्धि की
कवि की रचना पूछी जाए कि आखिर ये किस कवि की रचना है, तो आपका ये याद रखना है, ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बच्चा का भाववाची संज्ञा है। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि बच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या है आपका। तो भाववाची से पता चल रहा है भाव प्रकट करना, मतलब आपके भाव। तो बचपन जो आपका बीत चुका है, बचपन, ठीक है। बच्चा शब्द से जो आपका भाववाचक संज्ञा होता है उसका मतलब होता है बचपन। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं आपसे, कई बार विशेषण या आपसे भाववाचक पूछा जाता है किसी भी शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपका हिंदी साहित्य सृजन में दिया जाता है, इसको भी आपने याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संधि से। संधि से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो तो ये कवि है ना, कवि का संधि विच्छेद करे, तो ये तो बहुत बार आ जाता है। तो कवि का जो संधि विच्छेद होता है कब जमा ही। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और जो ये आपकी संधि है ये आपकी व्यंजन संधि है, ये भी कई बार पूछता जाता है। कवि की जो संधि है वो आखिर कौन सी संधि है, ये आपकी व्यंजन संधि है। और संधि के बारे में आपको जानना है तो आपको मेगा प्रैक्टिस सेट देखना होगा पीछे वाला, जिसमें कि मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है, रूल वगैरह आखिर किस तरीके से आपने रूल लगाने हैं। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये हमारे पास है, ओजस्वी का विलोमार्थी क्या होगा। तो इसका निस्तेज होता है, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार आपसे शुद्ध वाक्य छांटने को कहा जाता है। तो यहाँ पे नंबर भी बिल्कुल सही है, वे प्रातः काल आए। तो कभी भी आपसे वाक्य को शुद्ध वाक्य छांटना होता है, कई बार आपको कोई भी शब्द जो होगा वो शुद्ध छांटना होता है, ये भी आपसे बहुत बार हिंदी में पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये आपके रस से आया हुआ, रस वाला टॉपिक हमने आज किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो आपको पता है जो वीर रस है उसका स्थायी भाव होता है उत्साह। तो आपसे ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि इस किसी भी रस दे देंगे उसका स्थायी भाव क्या होता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे हमारे पास धोखा देना किस मुहावरे का अर्थ है। आप सभी को पता है जो धोखा देना है मतलब आंख पर पर्दा डालना। तो मुहावरे से बहुत बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं, तो मुहावरे वाले टॉपिक को भी आपने अच्छे से पढ़ना। और रस, अलंकार और छंद हो गए, इससे भी आपसे पूछा जाता है। पर ज़्यादातर आपसे रस से पूछा जाता है, अलंकार और छंद से उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा शब्द से आया हुआ। शब्द वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आपने प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाना जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछे गए, निम्न में से किस प्रकार के शब्द अविकारी होते हैं। तो देखो दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक अविकारी एक विकारी, जो आपके मेन बताए गए थे। तो जो विकारी शब्द होते हैं वो आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है। और अविकारी शब्द आपके अव्यय के भेद आते हैं, जैसे यहाँ पे क्रिया विशेषण शब्द है या आपका क्रिया अव्यय का भेद है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपसे पूछा गया था अविकारी शब्द के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे गायक तथा पवन शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें है आपके पास अयादी संधि। तो आपने इसको याद रखना, क्योंकि इसमें जो और अगर कई बार आपके पास ये स्वर संधि भी बोल दिया जाता है इनको, कई बार आपके पास स्वर संधि या व्यंजन संधि ऑप्शन में होगा, तो स्वर संधि के अंदर ही आपके आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम से आपके पास पूछा गया यहाँ पे, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कितने पुरुष आते हैं। तो हमारे पास 3 पुरुष आते हैं। एक आता है आपके पास उत्तम पुरुष, एक मध्य पुरुष, एक अन्य पुरुष। तो ठीक है, सर्वनाम के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं, और सर्वनाम के हमारे पास 6 भेद होते हैं। तो कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। और सर्वनाम की कितनी संख्या होती है, तो हमारे पास 11 सर्वनाम होते हैं, इसको भी याद रखना, ठीक है। जैसे कि यहोवे, इस तरीके से हमारे पास 11 होते हैं, ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आपके पास आया हुआ है, प्रयोग की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें प्रयोग की दृष्टि से तो हमारे पास 2 प्रकार के शब्द होते हैं। अगर हम करें रचना के आधार पर तो हमारे पास 3 प्रकार के शब्द होते हैं। अगर हम बात करें उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तो हमारे पास 5 प्रकार के शब्द होते हैं। तो शब्द वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फिर से एक मुहावरा बोल जलकोक्ति उनसे आया हुआ है। तो ये आपसे पूछा गया कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी में किस परिवर्तन का उल्लेख है। तो ये आपका है पानी, स्वाद और बोली के शब्दों का। तो आपको देखो बहुत बार बोला भी जाता है कि ये वाला मुहावरा ना बहुत रिपीटेड होता है, आपने सुना हुआ है। तो बोली के लिए ज़्यादातर कहा जाता है। अगर आपको बोली दिख गई तो समझ जाना वो वाली चीज़ आपके बारे में कही गई है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है सही क्रम चुने। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, आपको इसको ध्यान में रखना है। पहले आपका अनुबंधन होता है, फिर परीक्षण होता है, फिर अनुदेशन होता है, फिर प्रतिवाद होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ये बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आपने याद कर लेना कि आपका आखिर जो सही क्रम है वो किस तरीके का चलता है।
तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि सभी वर्ण व्याकरण समस्त ढंग से और निश्चित क्रम में लिखना है, तो इसको हम कहते हैं वर्णमाला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो आपसे ज्ञ में मिलान है, तो ये आपका जो ज्ञ है ये आपका संयुक्त व्यंजन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है आधा जौ जमा यौ, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि आपके जो मतलब संयुक्त वर्ण है वो कितने हैं, तो आपका 4 है। क्या कौन कौन से है वो? क्ष हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, ये आपके थे, और श्र हो गया। ये आपके 4 ऐसे हैं जो संयुक्त वर्ण हैं और 2 अक्षरों के मेल से बनते हैं। तो ज्ञ हमारा बनता है आधा जौ जमा यौ, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बलाघात और स्वराघात वाले क्वेश्चन पूछते जाते हैं। कई बार एक आधी बार पूछते जाता है, पर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2 दिन बाद, तो इसको मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया था इस मेगा प्रैक्टिस सेट में। तो यहाँ पे है राम ने रावण को मारा में रावण शब्द बलाघात होने का अर्थ है रावण को ही मारा, किसी और को नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मतलब जो है राम ने किसको? सिर्फ रावण को ही मारा, किसी और को नहीं। तो इसमें जो रावण शब्द है जो उसके ऊपर बलाघात हो रहा था उसका अर्थ यही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन आपसे कई बार पूछते जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये संकर शब्द कौन सा है, तो ये आपका शब्द से आए हुए। तो जो संकर शब्द होते हैं ये हमारे वो शब्द होते हैं जिसमें कि 2 शब्दों का मेल होता है, मतलब कि जैसे कि लाठी चार्ज हो गया, ये वाला कोई यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। जेल खाना हो गया, इस तरीके के शब्द होते हैं वो आपके संकर शब्द के अंदर आते हैं, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। आज के मेगा प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। आशा कि आज का जो मेगा प्रैक्टिस सेट था ये आप सबको अच्छा लगा होगा और बहुत हेल्पफुल होगा, और आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा जो हिंदी सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। तो जिसने पहले वीडियोस नहीं देखी है, जो मेगा प्रैक्टिस सेट पहले कराया गया था, उसको भी आप जाके देखना, और जो आपके 1 शॉर्ट्स है उनको भी देखना, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बताया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।